हेलो एवरीवन, मेरा सीसेट कभी फेल नहीं हुआ और मैंने सीसेट के लिए कभी स्पेसिफिकली पढ़ा भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आई वॉज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मुझे ऐसी नीड फील नहीं हुई थी। लेकिन 66.67 नंबर लाने के बाद 2019 के अटेम्प्ट में मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि सीसेट को तुम लाइटली नहीं ले सकते। तुम कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट से हो, कोई भी तुम्हारा बैकग्राउंड हो, उसके बाद भी आपका सीसेट फेल हो सकता है। एंड दैट प्रॉब्लम वॉज कम्प्लीटली स्ट्रैटेजिक। आप कितनी भी कोचिंग कर लो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं जिन्होंने पूरी पूरी कोचिंग कर रखी है, बहुत सारा टाइम दिया है, उसके बाद भी सी सेट में जाके जो है फेल हो जाते हैं। और वो बोलते हैं सर एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, उस टाइम मेरा दिमाग नहीं चला। तो उस टाइम दिमाग नहीं चला तो दिमाग चलाने की अभी से तुम क्यों नहीं कोशिश करते? आप जो है फैक्ट्स मैथ के रटने की कोशिश करते हो, फॉर्मूलाज रटने की कोशिश करते हो। उस चक्कर में क्या होता है, आप सारा स्ट्रैटेजिक जितनी भी उसमें डोमेन होती है, डायमेंशंस होती हैं, वो सारी आप ख़त्म कर देते हो। तो ये देखो कि सी सेट हम तरीके से कैसे करेंगे, क्या एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कैसे हमें पेपर अटेम्प्ट करना है, और उस बेसिस पे हम बैकवर्ड स्ट्रैटेजी लेके हमें क्या क्या तैयारी करनी है, इस सब के बारे में देखेंगे और कहाँ से करनी है ये सब भी देखेंगे। पहले ये देखो सी सेट में आ क्या रहा है हमारा। सी सेट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 34 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं। आउट ऑफ 80 क्वेश्चन का पेपर रहता है हमारा। 29 to 27 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आ रहे हैं और लॉजिकल रीजनिंग के करीब 15 से 17 सवाल रहते हैं। तो अगर मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो 90 नंबर हमारे मैथ में आ रहे हैं, 70 नंबर का हमारा लगभग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है और 40 नंबर का लगभग हमारा लॉजिकल रीजनिंग आ रहा है। अब आप देखो कि आप कौन सी सब्जेक्ट में अच्छे हो। अगर आप मैथ में अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो कि कैट लेवल के क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, तो आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है ये वीडियो देखने की, बंद कर दो। मोस्टली स्टूडेंट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के भरोसे रहते हैं। तो हमें ये पहले तो इंश्योर कर लेना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर हमें अपना हिट लगाना है तो 70 मार्क्स में से नियरली 40 से 50 मार्क्स तो हमारे इसी में से आने चाहिए। जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें हमें ये लगाना है कि नियरली 20 मार्क्स हमारे यहाँ से आए, है ना। और अगर क्वांट उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे बचते हैं कि आप क्वांट में जा रहे हो, तो हमें इंश्योर करना है कि 20 to 30 नंबर हमारे क्वांट में से आए। दैट मीन्स हाउ मैनी क्वेश्चन वी हैव टू डू। तो इसके बारे में देखेंगे, ये हमारा जो है कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, लिंक दे रखा है, आप एप्लीकेशन पे फ्री रिसोर्सेज में जाके इसको कर सकते हैं। अब बात ये करते हैं एग्जाम स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। मेनली जो स्टूडेंट्स फॉल्टर करते हैं वो एग्जाम स्ट्रेटजी में फॉल्टर करते हैं। वो पेपर खोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन से शुरू कर देते हैं, या तो क्वांट से शुरू कर देते हैं, या फिर जो है रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन देखे तो रैंडम वो जो है पेपर चलाते हैं। हमें करना क्या चाहिए इसमें पेपर में? सबसे पहले तो रैपिड स्कैनिंग टॉपिक सिलेक्शन हमें करना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी? वो इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर 33 to 34 क्वेश्चंस मैथ के आ रहे हैं तो मैं आपको ये बता के चल रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप टच भी नहीं कर पाओगे, कितना भी पढ़ लो आप। कैट लेवल उससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, आप नहीं टच कर पाओगे। चाहे आपने मतलब आईआईटी से क्यों ना हो, आपने बहुत अच्छी आपकी मैथ स्किल है, तो फिर भी आपको टच नहीं करने हैं ये क्वेश्चन, अगर आप कर भी पा रहे हो, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ये, ठीक है, माइंड नंबिंग हो जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इन क्वेश्चंस में से आपको 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो कि लो हैंगिंग फ्रूट्स हों। अब ये लो हैंगिंग फ्रूट्स कैसे आपको डिसाइड करना है ये मैं बताऊंगा, पूरी वीडियो देखना। दो तरह के क्वेश्चन इसमें छांटने हैं आपको। ए टाइप क्वेश्चन जो कि बहुत ही लो हैंगिंग है, आप जब उनको देखो, आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं बहुत अच्छे से, मैं बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप पढ़ना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं उसमें से ए मार्कर क्वेश्चन होंगे क्वांट में, सिर्फ क्वांट में। फिर रीजनिंग में भी इसी तरह के ए टाइप के क्वेश्चन होंगे। फिर बी टाइप के क्वेश्चन वो होंगे आपको लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ लेकिन लेस कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो ऐसे दो क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस आप मैथ में और रीजनिंग में अपार्ट फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन आप सारे सेलेक्ट करोगे। आपको क्या करने, 20 के आसपास क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो कि आप करोगे, जिसमें आपके नियरली 12 से 15 लो हैंगिंग फ्रूट्स रहेंगे। 7-8 क्वेश्चन आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे जिनमें आप हिट मारोगे अगर टाइम बचा तो, ठीक है। तो ये आप पहले एक्सरसाइज कर लोगे शुरू के 10 मिनट में ही। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आना है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 60 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, मतलब 1 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। एक तो जीएस टाइप क्वेश्चन होते हैं। जीएस टाइप क्वेश्चन कौन से, जैसे कि सोशल इशू से कोई आ गया, गवर्नेंस से कोई आ गया, इकोनॉमिक इशू से कोई आ गया, साइंस एंड टेक से आ गया, तो इस तरह के इशू के कोई भी हैं तो वो थोड़े से ईजी हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू एनी एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल टाइप टॉपिक। तो ये फिलोसॉफिकल टाइप जो टॉपिक है ना, इनमें थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी इकोनॉमी, सोशल इशूज, गवर्नेंस वगैरह के आराम से हो जाते हैं हमारे। तो इनमें क्या करो आप, गवर्नेंस और ये
जीएस टाइप जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो सारे सबसे पहले करने की कोशिश करो, उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पे आओ। ठीक है, तो ये 2 तरह के करने हैं, सारे के सारे 27 क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें, 1-2 छोड़ सकते हैं, है ना। इसमें आपकी ये क्या रहना चाहिए कि 22 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन हमारे एग्जैक्ट सही होने चाहिए। 22 तो है ही है, 3-4 गलत हो जाए कोई बात नहीं। नेट हमारा 40 के आसपास होना चाहिए, तो हमारे 45-46 मार्क्स हमारे सी कॉम्प्रिहेंशन में आए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो ये वाले क्वेश्चन थे, ए वाले क्वेश्चन थे, ए सेक्शन वाले जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे बोथ इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड मैथ, तो आप शुरू से पेपर उठाएंगे और उनको करते चले जाएंगे, है ना। उसमें फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसमें करीब आधा घंटा आप दोगे। आधे घंटे का मतलब है कि हमारे पास कितने हो गए, 30 मिनट्स हो गए, है ना। और आपने ऐसे 10 क्वेश्चंस भी करे तो आपके 3 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा है, तो 3 मिनट बहुत मतलब अच्छा खासा टाइम है कि लो हैंगिंग फ्रूट वाले क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप आराम से इस तरीके के 10-12 क्वेश्चन निपटा सकते हो उस पीरियड में। तो इसमें कितने मार्क्स आपके बन जाएंगे, इसमें 20 नंबर मतलब 25 नंबर के आसपास आपके बन जाएंगे। तो सी सेट यहीं से क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको बफर लेके चलना है कि जो अपॉर्चुनिस्टिक टाइप के क्वेश्चन हैं उनको आपको करना है। तो 20 मिनट आपके पास रिमेनिंग रहेंगे, 20 मिनट में आप 5 से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ट्राई करो कि कंप्लीट कर पाओ। ये क्वेश्चन आपके बफर क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो आप टोटल मिला के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, टोटल मिला के आप जो है 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर आप 50 से ज़्यादा जा रहे हो तो दैट मीन्स आपका गलती यहाँ पर ज़्यादा होने वाली है, बिल्कुल गलती ज़्यादा होने वाली है आपकी। 50 क्वेश्चन से अगर आप ज़्यादा जा रहे हो दैट मीन्स आपके नेगेटिव में मार्क्स आ सकते हैं। इस सी सेट पेपर में कुछ आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। हियर द एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन अटेम्प्ट। एक अटेम्प्ट ऐसा था जिसमें मैंने 34 क्वेश्चन ही करे थे, लेकिन घर पे आके देखा 34 के 34 सही थे। तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरे 80 के आसपास मार्क्स उसमें आ रहे थे, है ना। और बिल्कुल एक्यूरेट करना है आपको, कोई क्वेश्चन जिसमें भी डाउट हो वो टच ही नहीं करना बिल्कुल भी। कॉम्प्रिहेंशन में आप तुक्का लगा सकते हो 2 रिमूव करने के बाद, लेकिन मैथ और रीजनिंग में बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको समझ में आ रहा है तभी आपको करना है। तो इससे क्या होगा, आप 50 क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो उसके बाद आपके पास मार्जिन है कि 12-15 क्वेश्चन आपके गलत भी हो गए तो भी आपके नंबर आ रहे हैं। 15 क्वेश्चन लेट से गलत हो गए, आपने 50 अटेम्प्ट करे हैं, दैट मीन्स वट 3 5 जा 15, तो आपके नेट 30 आए। नेट 28 में सिलेक्शन है, नेट 30 में आपका बिल्कुल सिलेक्शन है। तो आप 50 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश ही मत करो, समझ रहे हो। तो कितना भी आप अच्छे हो मैथ में, तो 50 क्वेश्चन से ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर रहे हो, दैट मीन्स पर क्वेश्चन आप कम टाइम दे रहे हो, तो वो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। आप जल्दीबाजी मत करो। एक क्वेश्चन अगर आपका निकल रहा है तो उसमें 5 मिनट लग रहे हैं तो लगा दो मैथ के क्वेश्चन में और रीजनिंग के क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरी चीज़ है, 2 सेक्शन को मिक्स नहीं करना कि एक कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन कर लिया, एक क्वांट का कर लिया ना, ऐसे नहीं करना। शुरू से लास्ट पेपर नहीं चलाना है भाई, अलग अलग सेक्शन को करना है। पहले मैंने बताया कि सारे क्वेश्चंस को रीजनिंग और क्वांट के आप मार्क कर लो कि कौन से आपको करने हैं, उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन पूरा करोगे अलग से, है ना। और उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक्स हैं वो आप लास्ट में करोगे, जीएस टाइप को पहले करोगे। जिनकी लैंग्वेज डेंसिटी ज़्यादा है उन टॉपिक्स को आप स्किप करोगे कुछ टाइम के लिए, उनको आप बाद में करोगे। क्योंकि रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपने अभी जीएस का पेपर दिया, जीएस टाइप आपका दिमाग चल रहा है ना। और आपने अगर क्वांट कर लिया तो उसमें दिमाग इतना थक जाता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको ढंग से समझ नहीं आएगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी चाहिए। तीसरा इसमें यह है कि आपको स्किप करना है रुथलेसली, दैट मीन्स अगर आपके 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन छूट रहे हैं तो छूटने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें छूटने में क्वेश्चंस, है ना। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे इतने सारे क्वेश्चन छूट गए तो उसके बाद जो है कि मेरा ये पेपर जो है डिफिकल्ट हो जाएगा निकलना, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है ये, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेक्शन का के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि जितने क्वेश्चन छोड़ोगे उतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ रही है, उतने नेगेटिव आपके कम हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये ट्राई करना है मिनिमम आप 40 से ज़्यादा ही क्वेश्चन करो। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो 40 करो, अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी डामाडोल है तो आप 50 के आसपास क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हो, है ना। तो हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारे 22 से 25 करेक्ट होंगे, 45 प्लस यहाँ पर लाने हैं। क्वांट रीजनिंग दोनों को मिला के हमारे 15 क्वेश्चन के आसपास सही होने चाहिए, 30 नंबर यहाँ से लाने हैं। हम आसानी से जो है कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद सेफ बफर कि 2-4 क्वेश्चन आप बाद में लास्ट के 20 मिनट्स में करोगे वो। अब गोले कब भरने हैं, गोले हर सेक्शन के बाद भरने हैं। गोले जो हैं हर सेक्शन के बाद भरने हैं। जैसे आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया उसके बाद आप सारे गोले भरोगे और उन गोलों को गिनोगे कि कितने गोले हो गए। जैसे आपने 26
क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के करे, आपको ये लग गया कि 26 है, इसमें आप लगा लो कि 3-4 मान लो गलत भी हो गए तो आपके 45 नंबर क्रॉस हो गए। उसके बाद आपको आधा घंटा देना है, फिर आपको गोला भरने हैं। ये क्वांट रीजनिंग ए टाइप क्वेश्चन जब आप कर लोगे, ए टाइप क्वेश्चन, उसके बाद आप गोले गिनोगे कितने गोले हो गए, तो आप ये देखोगे कि आपने इसमें 12 क्वेश्चन और कर दिए, तो आपको ये पता है कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 38 क्वेश्चन हो गए, है ना। तो 38 क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंट हो जाना है कि ये जो 38 क्वेश्चन हुए हैं ये मैंने बिल्कुल टारगेटेड करे हैं और ये मेरे सही होने चाहिए। 2-4 गलत हो गए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे सही है, यहाँ से मेरा सीसेट क्लियर हो रहा है। तो लास्ट के जो 20 मिनट हैं उसमें आपको अपना मार्जिन ऑफ एरर कम करने की कोशिश करनी है और जो करेक्ट क्वेश्चन है, जिनका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, उन आंसर्स को बढ़ाने की जरूरत है। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन भी आपने कर दिए ना, तो ये बफर के तौर पर काम करेंगे। मतलब आपके 70 नंबर तो यहीं से क्रॉस हो गए, 80 नंबर 90 नंबर आराम से आपके जो इन 20 मिनट्स में है वो आप 10-12 नंबर का अपना लेके चलो। इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं कि आ क्या रहा है, तैयारी कैसे करनी है। देखो, नंबर सिस्टम जो है इससे अकेले से 12 से 25 क्वेश्चन के बीच में आ रहे हैं। कुछ कुछ ईयर्स में तो 20 क्वेश्चन आए हैं सीधे नंबर सिस्टम से ही, अकेले से ही। जैसे लास्ट ईयर 2025 में हमारे 19 क्वेश्चन जो है सिर्फ नंबर सिस्टम से आए थे। अब नंबर सिस्टम खुद बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप ये देखो कि इस टॉपिक को ही आपने मास्टर कर लिया तो आपके जो है टेंशन खत्म क्वांट की। अब नंबर सिस्टम अगर आपको आता है अच्छे से, तो ये बाकी के जो सवाल है, रेशियो प्रोपोर्शन हो गए, अलजेब्रा हो गए, एवरेज टाइप के सवाल हो गए, टाइम डिस्टेंस स्पीड, है ना, एवरेज जियोमेट्री मेंसुरेशन, ये काफ़ी ईजी से हो जाते हैं, ईजीली हो जाते हैं। हाँ, इनके थोड़े बहुत ट्रिक्स लगती है और आपको करने हैं ये, ठीक है। अब आप ये ट्राई करो कि जब भी आप कोई भी टॉपिक करो तो एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस, जैसे छोटे टॉपिक में 25 क्वेश्चंस के आसपास करने की कोशिश करो। दैट मीन्स कि अगर उस टॉपिक में से, मान लो स्पीड डिस्टेंस में से कोई एक लो हैंगिंग फ्रूट आ गया, कोई एक बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया, तो आप 25 क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट करोगे ना, तो उसमें आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा, तो वो क्वेश्चन आप कर लोगे। डिफिकल्ट आ गया तो बिल्कुल छोड़ दो। सिमिलरली जैसे मान लो आपने एवरेज किया, तो एवरेज में कोई बेसिक सा क्वेश्चन आ गया तो आप कर लोगे। यूपीएससी इतना पागल नहीं है कि अगर 40 क्वेश्चन वो जो है मैथ के दे रहा है, तो उसमें 34-35 क्वेश्चन मैथ के दे रहा है, तो उसमें जो है सारे डिफिकल्ट दे देगा। वो 10-12 क्वेश्चन ईजी रखता ही है, हर साल रखता है। वो बस बच्चों के इस मानसिकता पे खेलता है कि वो तुम 12-15 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपको इतना करना है कि आप 25-30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में लगा जाओ, ताकि आपके बेसिक लेवल क्लियर हो जाए। एटलीस्ट आपको जो है एडवांस लेवल पे किसी में नहीं जाना है, नंबर सिस्टम में भी आपको बेसिक लेवल क्लियर हो जाए, बस इतना करना है। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होता है ना, ये सब चीज़ें। तो रेलेवेंस के हिसाब से आप ये देख लो, और छोटे छोटे टॉपिक जैसे स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, ये सब आपको करने हैं। नंबर सिस्टम इज द सिंगल लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिसाइसिव ब्लॉक इन क्वांट, है ना। नंबर सिस्टम आपको आता है तो बाकी के जो सवाल है, रिमाइंडर ये वगैरह, एलसीएम एचसीएफ, ये सब आसानी से हो जाते हैं। हालांकि आपको इस ऑर्डर में तैयारी करनी है। सबसे पहले नंबर सिस्टम करना है, फिर अरिथमेटिक करनी है आपको, जिसमें परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, ये सब आता है, ठीक है। नंबर सिस्टम में आपके यही रिमाइंडर, यूनिट, डिजिट वाले क्वेश्चन ये सब आते हैं। फिर आपको अप्लाइड क्वेश्चन करने हैं कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, है ना, वर्क वाले क्वेश्चन जो होते हैं, है ना। फिर आपको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैं तो इसको बिल्कुल छोड़ के जाता था, लेकिन अगर आप बेसिक लेवल के कई सारे बहुत सिंपल सवाल भी आते हैं, आप इतना कर लेना 25-30 क्वेश्चन, कि आपको बेसिक फार्मूलाज जो एनसीआर वाले फार्मूला होते हैं वो आने चाहिए एटलीस्ट, है ना। एज, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉमन सेंस लॉजिक बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब ये हो गया कि आपने थोड़ा मोड़ा कर लिया, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल मत करके जाओ, थोड़ा मोड़ा कर लिया, और आपने मान लो छूट भी गया, आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा सीसेट और आप जो है रश में चले गए, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो बहुत ही, मतलब जिसमें आपको ज़्यादा पता होने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया है, इसमें ये दे रखा है कि P प्लस कहते हैं और Q माइनस को कहते हैं, R गुणा को कहते हैं और S डिवाइड को कहते हैं। अब इसमें कैसे आप भिड़ंत करो कि आंसर हमारा 20 आ जाए। 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें आपको 2 से 3 मिनट क्वेश्चन में दोगे तो आपका ये हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आपको आ गया। कैसे कि 60, 15, 3, 24, है ना। फिर इसको 4 बार लिख दो, 16, 15, 3, 24, है ना। इसमें आप माइनस प्लस ये दोनों, ये सेम सा है, ये सेम सा है, ये सेम सा है, तो आप 2 बार लिखो। अब यहाँ पर क्या है कि एस पी आर क्यू, एस ये देखो डिवाइड है, तो यहाँ पे डिवाइड यहाँ पर आ गया, यहाँ पे डिवाइड यहाँ पर आ गया। फिर पी जो है प्लस है, पी यहाँ पर आ गया प्लस
और P यहाँ पर आ गया प्लस, ये उल्टा है बेसिकली। हाँ, R क्या है, गुणा, गुणा यहाँ पर आ गया, और लास्ट में क्या है हमारा Q, Q क्या है माइनस, यहाँ पर माइनस आ गया। अब इन दोनों को करके देखो आप, और इसमें बोर्ड मास लगा दो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में करने, गुणा भाग पहले करना है ना। गुणा भाग क्या करना है, पहले करना है। इसको डिवाइड करो, 60 डिवाइड बाई 15, 4 जा 60 है ना। फिर ये प्लस आ गया, प्लस 320 जा 3 2 जा 60, तो ये तो नहीं आ रहा है ना, 60 आ रहा है इसका आंसर, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे में जाओ, 60 माइनस 15, सॉरी पहले गुणा करो, 15 3 जा 45 माइनस प्लस 20 डिवाइड बाई 4, 4 5 जा 20, तो 60 माइनस 45 कितना आ गया, 15 प्लस 5 20, तो 20 ये आंसर आ गया। तो ये आंसर है। हमने कितना दिया यहाँ पे, 1 मिनट 1.5 मिनट दिया है, तो ये आंसर आ गया बिल्कुल। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को देखो कि ये है, ये मतलब इनइक्वालिटी वाले, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना इनइक्वालिटी वाले, तो वो थोड़े से आसान होते हैं, याद रखना। और ये जो है क्वेश्चन कर करके ही आपको मालूम पड़ेगा PYQs कि इफ़ ये ऐसा है, ये ऐसा है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, x मैक्सिमम क्या है 8, y मैक्सिमम क्या है 7, तो 8 2 जा 16, 15 यहाँ पर हो गया हमारा। टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, मिनिमम वैल्यू क्या है, x माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू कैसे होगी, जब x हमारा मिनिमम होगा, y हमारा मैक्सिमम होगा। तो x मिनिमम क्या है यहाँ पर 4, और y क्या है यहाँ पर मैक्सिमम 7, तो ये क्या आ गया 15 अपॉन -3, तो ये तो है ही नहीं, तो नन ऑफ द अबव आंसर। जैसे इस क्वेश्चन को ले लो, लेट बोथ p एंड k बी प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर वाले मैं ज़्यादातर नहीं करता था, लेकिन इस साल देखा गया यार ये तो क्वेश्चन थोड़ा ईजी सा है। ईजी सा कैसे कि इसमें ये बोल रहा है कि p स्क्वायर प्लस के इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर लेस देन 30। अब 30 से नीचे के तो प्राइम नंबर मुझे सारे पता हैं, मैं ज़्यादा आगे में नहीं जाता, ज़्यादा बड़ी बड़ी वो हो जाती है तो मेरे को दिक्कत हो जाती है। तो इसमें देखा कि क्या है, 30 है। अब 30 के सारे पहले मैंने लिख लिए कि 2 3 5 6 7 8 9 10 11, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है। तो ये हमारे प्राइम नंबर आ गए। अब ये बोल रहा है पी स्क्वायर प्लस के इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर लेस देन 30। अब P देखो यहाँ पर व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ K की पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है। तो P यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, स्क्वायर में देखो कि 30 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 2 का स्क्वायर 30 से छोटा है, 3 का स्क्वायर 30 से छोटा है, 5 का स्क्वायर 30 से छोटा है, 7 का स्क्वायर 30 से बड़ा है। तो P की वैल्यू या तो 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो P की वैल्यू 2 पे देखेंगे कि भाई P की वैल्यू अगर 2 है तो P स्क्वायर क्या हो गया 4। अब 4 में हम क्या प्लस करेंगे कि जो है हमारा 30 से छोटा है, इसमें से कौन सा प्लस करेंगे, तो 4 + 2 6 हो गया, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है। 4 + 3 7 हो गया, यस 7 प्राइम नंबर है। देन 4 + 7 11, यस प्राइम नंबर है। देन 4 + 11 प्राइम नंबर नहीं है। 4 + 13 13 14, हाँ 17 प्राइम नंबर है ना। 4 + 17 प्राइम नंबर नहीं है। 4 + 19 23 प्राइम नंबर है, यस 23 प्राइम नंबर है। एंड 4 + 23 प्राइम नंबर नहीं है, 27 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हमारे 4 प्राइम नंबर आ गए, यहाँ पे 4 हो गए, तो 4 तो है ही हमारा। फिर देखेंगे P अगर 3 है तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 आ गया। अब 9 में आप ये देखो कि यहाँ पर 2 के बाद के जितने भी सारे हैं ये सारे क्या हैं, ऑड हैं, ऑड नंबर्स हैं। और ऑड और ये भी ऑड है, तो ऑड ऑड प्लस होके तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये सारे तो होंगे ही नहीं, सिर्फ 2 की वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो 9 + 2 कितना हो गया 11 है ना। तो कितनी वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 5, तो 5 आ गई, तो 5 इसका राइट आंसर है। तो इसमें ना आपको क्या है, लॉजिक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा मोड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत है, 1-2 मिनट देंगे हो जाएगा। सिमिलरली आप ये देखो ये क्वेश्चन कि P and Q walk along a circular track. They start at 5 a.m. from the same point in the opposite direction. P walks at average speed of 5 rounds per hour. Q walks at average speed of 3 rounds per hour. मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, इनकी स्पीड प्लस हो जाती है एक तरीके से, कि मतलब अपोजिट जा रहे हैं, ये मान लो यूँ जा रहा है तो ये जा रहा है, तो डबल मतलब एक तरीके से प्लस हो जाएगा। तो 5 + 3, तो ये 8 राउंड एक तरीके से
कर रहे हैं, 8 राउंड मतलब 8 बार मिल रहे हैं ये 1 घंटे में। तो 8 राउंड 1 घंटे में मिल रहे हैं, 1 घंटा कितना होता है 60 मिनट का होता है ना। तो ये कितनी बार मिलेंगे बेसिकली, तो 60/8 मतलब हर 7.5 मिनट पे ये मिलेंगे, हर 7.5 मिनट पे ये मिलेंगे। अब हमें काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है कि क्रॉस ईच अदर बिटवीन 9:20 to 7 AM। 7.5 मिनट मतलब 15 मिनट कितना होता है ये 15 मिनट के बीच में है। तो यहाँ पे 5 बज रहे हैं लेट से, 5:15, 5:15, 5:20, सॉरी 5 जो है बीच में, तो 5:20 से हमें करना है। तो पहला यहाँ आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा मतलब 6 बजे तक 6 हो गए, 6 बजे तक 6 हो गए। फिर यहाँ पे करो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, तो 7 बजे तक 14 हो गए। तो गिनती करनी है बस, 14 इसका राइट आंसर है। अब फिर ये देखो, द ट्राम ओवरटेक्स 2 persons एक्स एंड वाई वॉकिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 km/h 4 km/h। अब ये देखो कि यहाँ पे मीटर में पूछ रहा है ये लेंथ ऑफ द ट्राम, और ये जो है ट्रेन वाला क्वेश्चन है, कि ट्रेन वाला क्वेश्चन है। अब ट्रेन वाले क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, इसमें लेंथ ऑफ द ट्राम वाले ये बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है ना। उस टॉपिक में से डिफिकल्ट सवाल भी आया है, लेकिन बेसिक लेवल का सवाल भी आया, तो बेसिक वाला आपको आइडिया होना चाहिए। अब ये पूछ रहा है कि 8 और 9 सेकंड में कर रहा है ये, तो लेंथ की जब करते हैं तो हम रिलेटिव स्पीड देखते हैं। अब मान लो कि ये जो ट्राम है, ट्राम मतलब ट्रेन बेसिकली, तो ट्रेन की जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी होगी, पहले तो इनको मीटर पर सेकंड में करो, 3 × 5/18, 3 6 जा 18, तो 5/6 हो गया एक्स की स्पीड, वाई की स्पीड होगी 4 × 5/18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 5 2 जा 10/9, 10/9 हो गया। ठीक है, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, मान लो एस ट्राम की स्पीड है और ये जो है सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जब सेम डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड माइनस होती है ना। तो मान लो एस जो है स्पीड है ट्राम की और लेंथ एल जो है लेंथ है ट्राम की, तो एस माइनस एक्स माइनस 5/6 ये होगी हमारी एक्स की स्पीड, रिलेटिव स्पीड, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है, एल है, टाइम कितना है 8 सेकेंड, तो 8s माइनस 5/6 एल हो गया। सिमिलरली दूसरे वाली का निकाल देंगे कि ये कितनी 9 सेकेंड, एस माइनस 10/9 इक्वल टू एल। अब ये दोनों एल हैं तो इनको वो कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एस आ जाएगा, फिर एस को तुम इस इक्वेशन में लगा दो तो लेंथ आ जाएगी। ये इजीली हो जा रहा है क्वेश्चन। सिमिलरली इन क्वेश्चन को देखो, मतलब थोड़े से रीजनिंग टाइप के हैं ये, लेकिन ये हैं डेटा सफिशिएंसी टाइप के, लेकिन ईजी हैं अगर आप देखो तो। कि जैसे द क्वेश्चन इज फॉलोड बाई 2 स्टेट में, हाँ p+q² माइनस 4pq वेयर p q आर नेचुरल नंबर्स। स्टेटमेंट 1 दे रखी है p लेस देन q है, स्टेटमेंट 2 दे रखी है p ग्रेटर देन q है। ठीक है, अब ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर पूछ रहा है और ये पॉजिटिव होगा कि नहीं ये पूछ रहा है, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे शुरू होते हैं। ठीक है, अब ये दे रखा है ये फॉर्मूला, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, p² + q² + 2pq, ये -4pq है, तो इससे क्या हो जाएगा -2pq आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 2pq हो जाएगा। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है p - q का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, p - q का होल स्क्वायर। अब तुम इसमें देखो, क्या p अगर q से लेस है तो इसका आंसर आ रहा है, अगर p q से लेस है, मान लो p 1 है और 2q 2 है, मतलब सॉरी 3 ले लो, चलो 1 है 3 है, तो -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर p ग्रेटर देन q है तो भी 4 आ जाएगा, अगर हमने सेम ही लिए तो दोनों में बराबर रिजल्ट आ रहा है। तो मतलब एक को लेंगे तो भी सही है, दूसरी को लेंगे तो भी सही है, दोनों को एक साथ जरूरत नहीं है हमें। तो इसमें देखो, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, तो ये सही है क्योंकि दोनों से 4 आ रहा है, तो किसी भी स्टेटमेंट को लेंगे तो दोनों से 4 रिजल्ट आ रहा है, तो ये लॉजिकल है। इसमें आपको कोई मैथ की लर्निंग की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या है, इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि आपका दिमाग चले, और उस टाइम पे ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली हो भी जाते हैं। फिर ये देखो कि क्रिकेट मैच हो रहा है और XYZ जो है वो उन्होंने टोटल स्कोर किया 37, तो x + y + z = 37। द रेशियो ऑफ x टू द नंबर ऑफ y, x अपॉन y इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ y अपॉन z। तो इसमें क्या हो गया, इधर करो x z = y², है ना। अब इसमें क्या वैल्यू 2y है, अब y² है, दैट मीन्स व्हाट, कि
y जो है बीच का है, y जो है बीच का है ना। बीच का मतलब कि x या तो ज़्यादा होगा या z ज़्यादा होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो बीच का y आएगा, है ना। तो y इक्वल टू रूट एक्स जेड। तो ये थोड़ी कॉमन सेंस की बात है। अब इसमें ना कुछ और नहीं दिया हुआ, मतलब हमें ये नहीं पता x ज़्यादा होगा कि z ज़्यादा होगा। अगर x ज़्यादा हुआ तो z कम होगा, या z ज़्यादा हुआ तो x कम होगा। तो ना हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। हाँ, बीच की वैल्यू या तो वैल्यू टू ये तो सही होगी, इन दोनों में से होगा, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। तो ये एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते। वैल्यू 3 तो बीच में नहीं आएगी क्योंकि y बीच का है। अब ये देखो, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, दोनों में से कोई एक सही होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसे ऑप्शन आते, तो इसमें बोलते हम कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर दोनों स्टेटमेंट रहती तो इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड हमारा आंसर आएगा, क्योंकि हमें x और z की वैल्यू का कोई आइडिया नहीं है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है ना। अब ये कॉमन सेंस से तुम्हारा सवाल हो रहा है। सिमिलरली इसमें देखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एवरेज नंबर ऑफ द सेट व्हेन दे आर 11 नंबर है, 11 नंबर है, ठीक है, और कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है आपको ये मालूम होना चाहिए। इंटीजर -1 मतलब फ्रैक्शन में नहीं होता, बाकी जीरो भी इंटीजर में आता है ना। -1 0 -1 सॉरी +1 ये इंटीजर होते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एवरेज निकालनी है यहाँ पर, नंबर ऑफ सेट व्हेन दे आर कंसिक्यूटिव इंटीजर ग्रेटर देन -5। तो -5 से ऊपर 11 नंबर लिखने हैं हमें और उनका एवरेज निकालना है। देखो कितने हो गए, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, इनका एवरेज निकालो। अब एवरेज निकालोगे तो ये कट जाएंगे आपस में, तो इनका एवरेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स व्हेन दे आर कंसिक्यूटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव ये हो गया पहला, नॉन नेगेटिव इंटीजर इज 0। अब 0 से प्रोडक्ट बोल रहा है, अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये 0 0 क्या है, बराबर है, तो वैल्यू 1 इक्वल टू वैल्यू 2। अब ये देखो कॉमन सेंस से आ रहा है आपका, बस थोड़े से आपको ये पता होना चाहिए इंटीजर नंबर वगैरह क्या होते हैं, तो इतना बेसिक लेवल का आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर ये देखो p + q इक्वल टू 10 वेयर p एंड q आर इंटीजर। अब p + q हमारे 10 हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p इंटू क्यू व्हेन p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से शुरू है, बेसिकली नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4। अब इसमें देखो p + q 10 है तो 6 × 4 आ सकता है मैक्सिमम में, या फिर 5 × 5 आ सकता है। 6 4 × 24 होता है, 5 5 × 25 होता है। तो 25 हमारा मैक्सिमम नंबर है यहाँ पर, मैक्सिमम ऑफ p एंड q व्हेन p एंड q आर पॉजिटिव, ये हमारा 25 है। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p इंटू क्यू व्हेन p इज ग्रेटर देन -6 q इज ग्रेटर देन 4। तो अगर -6 × -4 हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 24, दोनों को नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो 24 इज ग्रेटर देन 25 नो। अब इसकी वैल्यू हमारी ऊपर भी जा रही है, ग्रेटर देन है ना ये, तो ये तो पॉजिटिव में भी आएगा फिर। तो पॉजिटिव में अगर p + q हमारा जो है 10 है तो 5 ही आएगा अगेन, तो हमारा 5 5 25, तो 25 25 बराबर है, तो इसका भी आंसर सी होगा। ऐसे कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर इज 10, कि दो नेचुरल नंबर हैं, नंबर दिए हैं नहीं, तो कितने हो गए, या तो 20 में से 10 घटा दो, या फिर तुम 100 में से 90 घटा दो, 10 डिफरेंस आना चाहिए। अब ये पूछ रहा है कि इनके बीच में व्हाट कैन बी सेड अबाउट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 5 एंड लाई बिटवीन दीज टू नंबर। इन दो के बीच में 5 से डिविजिबल कितना है। अगर 20 10 लिया इसके बीच में, 10 से 20 के बीच में, क्या एक 5 से डिविजिबल आएगा, 15 आएगा। 90 से 100 लिया तो इसके बीच में 5 से डिविजिबल क्या आएगा, 95 आएगा। तो एक नंबर हुआ बस। लेकिन अगर आप देख रहे हो ये किसके बीच में बात कर रहा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, हमारे 1 से शुरू होते हैं। तो 1 और 11 के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं, 2 नेचुरल नंबर आ रहे हैं। या 11 और 21 के बीच में कितने आ रहे हैं, 2 नेचुरल नंबर आ रहे हैं। मान लो कि 14 और 24 के बीच में ले लो तो 2 हमारे 5 से डिविजिबल आ रहे हैं, है ना। तो कितने हो गए, 2। तो ओनली 1 नहीं, ये भी गलत है। ओनली 2 ये भी गलत है। तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। देयर कैन बी बोथ, मतलब मोर देन 1 सच नंबर। और नो नंबर एग्जिस्ट ऐसा तो है ही नहीं। 95 है ना, और 15 है, तो कोई भी नंबर हमारा बीच में आ सकता है। तो ये भी हो गया। द एवरेज ऑफ 3 नंबर पी क्यू आर इज के, मतलब p + q + r अपॉन 3 इक्वल टू के, 3k हो गया। फिर ये पूछ रहा है कि p इज एज मच मोर देन एवरेज एज q इज लेस देन एवरेज। मच मोर, इसका क्या ले लेते हैं, मान लो हमने एक कांस्टेंट ले लिया y, सॉरी y नहीं, c ले लिया, c कांस्टेंट, ठीक है। अब p इज मच मोर देन एवरेज।
एवरेज क्या क्या है, के एवरेज है एक तरीके से देखा जाए तो, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज के। तो के प्लस सी है ना इज इक्वल टू क्या, पी। और दूसरा क्या है कि एवरेज एज क्यू इज लेस देन एवरेज, तो के माइनस सी इक्वल टू क्यू, है ना। तो ये हो गया, पी और क्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ गई इस इक्वेशन से, इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब इस फॉर्मूले में अपन डाल देंगे 3k इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है, के प्लस सी, और क्यू की वैल्यू क्या है, के माइनस सी प्लस आर। तो इसमें देखो कट रहा है कुछ, हाँ सी से सी कट रहा है, ये 2k हो गए, 2k इधर आ गए तो के इक्वल टू आर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, के। मतलब एक, अब इतना तो तुम्हें आना चाहिए यार थोड़ा बहुत, है ना। अब क्वांट हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे तुम्हें 10-12 क्वेश्चन फाइंड करने हैं और बहुत क्वेश्चन है, मैंने डाले नहीं कि वीडियो लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में 4 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको करने हैं और बहुत ही आसान आसान सवाल आते हैं, जैसे कि सिलोजिज्म। आप ये देखो 2 क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहे हैं, क्लॉक, कैलेंडर, ठीक है। और तुम्हारा ये डायरेक्शन वाले सवाल बहुत ही ईजी होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पता है, नॉर्थ ऊपर लो, साउथ नीचे लो, हमारा वेस्ट इधर लो, ईस्ट इधर लो, और कहीं भी तुम जा रहे हो आ रहे हो तो इसी डायरेक्शन में जाते आते रहो, तो तुम्हारे वो हो जाते हैं, बहुत ईजी है। ब्लड रिलेशन इज़ वेरी ईजी, कि भाई अगर मदर फादर है तो ये वाला कर दो, और अगर सिस्टर ब्रदर है तो ये वाला कर दो, और अगर जेंडर को दिखाना है तो पॉजिटिव मेल के लिए कर दो, नेगेटिव फीमेल के लिए कर दो, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगर ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन ही आपने थोड़े बहुत 10-15 जो है प्रैक्टिस करके चले गए तो भी आपका इजी हो जाता है। कोडिंग डिकोडिंग में भी थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन कई बार बहुत आसान सवाल आ जाते हैं। मैं दिखाऊंगा लास्ट ईयर कितने आसान सवाल आए थे, है ना। ये देखो, फिर रैंकिंग ऑर्डर भी काफ़ी ईजी होता है कि इससे ऊपर ये, इससे बड़ा ये, इससे छोटा ये, या इसकी एज ये, इससे बड़ा ये है। तो ऐसे बहुत ईजी सवाल होते हैं ये, और कई बार लो हैंगिंग फ्रूट दे देता है। तो इन्हीं से आपको ये 4-5 क्वेश्चन, जैसे सिलोजिज्म, डायरेक्शन, कोडिंग, रैंकिंग, ये क्लॉक कैलेंडर कर लिया ना, तो इसी से ही आपके जो है 15 से 25 मार्क्स आसानी से कंठस्थ हो सकते हैं, सिर्फ रीजनिंग से, सिर्फ रीजनिंग से। अब देखो क्या क्या अपन को कैसे कैसे करना है। हर साल कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्शन सेंस से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्शन से 1-2 क्वेश्चन हर साल आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं दिखाऊंगा एग्जाम्पल। क्लॉक कैलेंडर से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन भी एक तरीके से क्लॉक का था। तो देखो कैसे होगा ये। और कुछ ओकेजनल टॉपिक्स हैं, जैसे क्यूबॉइड्स वगैरह हो गए, डाइस वगैरह हो गए, ये कुछ कभी कभार इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि ये भी ईजी से होते हैं। अब डिफिकल्ट भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कुछ ईजी भी रहते हैं। अब ये देखो कितना ईजी सवाल है। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, ये पॉजिटिव है, ब्रदर बोल रहा है तो पॉजिटिव हो गया, ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, एंड एस इज द आर मदर, एस आर मदर। अब ये सारे क्या हैं, भाई बहन है, तो इन सब की मदर क्या होगी, एस, तो एस नेगेटिव हो गई। एंड टी इज पी इज फादर, पी का फादर क्या है, टी। अब ये दोनों सारे भाई बहन है, तो ये दोनों क्या होंगे, कपल होंगे, कपल होंगे, कपल को ऐसे लिखेंगे। अब ये देखो कौन कौन से सही हैं, एस एंड टी आर कपल, यस। क्यू इज टी सन, अब इन दोनों के जेंडर नहीं दे रखे हैं, तो सन है डॉटर है हमें नहीं पता। फिर टी इज क्यूज फादर, यस। एस इज पीज मदर, यस। आर इज टीज डॉटर, अब आर का जेंडर नहीं पता तो ये भी गलत हो जाता है। पी इज एस सन, ये सही है, ठीक है। तो कितने यहाँ पर सही हो गए, टी इज क्यूज फादर, यस। एस इज पीज मदर, यस। तो कितने सही हो गए यहाँ पे, 4 सही हो गए, तो ओनली 4 इज द राइट आंसर। अब कई बार ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये मुझे मुश्किल लगते थे, लेकिन यार इस साल इतना आसान ये क्वेश्चन आ गया। ये देखो कि यहाँ पर ना ए बी बी, इनमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, तुम ना ये पुट करके देख लो, जैसे बी सी बी सी ए, बी सी बी सी ए, ऐसे पुट करके देख लो। तो ए बी बी सी सी सी, ए बी बी सी सी सी, फिर ए बी बी सी सी सी, तो ए बी बी सी 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 बन रहा हमारा। तो इसमें देख लो कि ए बी बी, हाँ बी तो यहाँ है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सी सी सी, तो सी दोनों में है, फिर बी भी यहाँ है, तो ए सी में देखना है, तो सी हमारा यहाँ गलत आ रहा है, तो ए यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे आएगा, तो हमारा क्या होगा, ये वाला इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान है ना। अब ये वाले होते हैं हमारे कोडिंग डिकोडिंग वाले, इतने आसान आते हैं पूछो मत। ई की वैल्यू क्या है इसमें, 1 इतना सिंपल है ये। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, 5, है ना। और तुम इसे वेरीफाई कर लो कि अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन गुणा भाग तो नहीं है, तो देखो ई की वैल्यू यहाँ भी 1 है, और आर की वैल्यू जो है यहाँ भी 5 है। कितना आसान है, यमन को देख लो,
y की वैल्यू क्या है 7, है ना, तो ये दो तो वैसे ही गलत हो गए। e की वैल्यू क्या है हमारा, e की वैल्यू 1 थी तो 7 1, ठीक है। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू चौथा देख लो यहाँ से 8, m की वैल्यू यहाँ से 8 होगी तो 7 1 8 एक ही आंसर आ रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये वाले क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज हो गए थे, बल्कि कंफ्यूजन वाला है नहीं। इसमें बोल रहा है कि द मोबाइल फोन हैज़ बीन स्टोलन, एक मोबाइल फोन स्टोल हो गया। देर आर 3 सब्जेक्ट PQR, दे वर क्वेश्चनड नोइंग दैट ओनली वन ऑफ देम इज गिल्टी, एक ही गिल्टी है इसमें, है ना, और हमें पता लगाना है कौन सा गिल्टी है। देयर रेस्पॉन्सेज आर एज फॉलोज। देखो, या तो P गिल्टी हो सकता है, मतलब गिल्टी हो सकता है, या फिर Q गिल्टी हो सकता है, या फिर R गिल्टी हो सकता है। यहाँ पर हमें देखना है कि P बोल रहा है आई डिड नॉट स्टील, Q स्टोल इट। P ने बोल दिया आई डिड नॉट स्टील, तो P गिल्टी है, यहाँ से गलत हो गया। फिर Q बोल रहा है आर डिड नॉट स्टील, और R भी बोल रहा है आई डिड नॉट स्टील, तो R तो बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है यहाँ पर, है ना। और Q गिल्टी है कि नहीं है कि आई डिड नॉट स्टील, आर डिड नॉट स्टील। क्यों बोल रहा है किसी ने स्टील नहीं किया, क्यों बोल रहा है बेसिकली पी ने स्टील किया, पी बोल रहा है क्यों ने स्टील किया, तो पी की मानोगे कि क्यों की मानोगे। अब इन दोनों में क्राइटेरिया तो बताया नहीं कि पी इज मोर, क्या बोलते हैं कि ज़्यादा भरोसेमंद है, ऐसा तो कुछ बताया नहीं, तो इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कितना आसान है ये सवाल, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखो, हाउ इज Q रिलेटेड टू P, Q कैसे रिलेट होगा P से। P हैज़ 2 सिस्टर R एंड S, R भी नेगेटिव है और S भी नेगेटिव है। P का जेंडर दे रखा है, नहीं दे रखा। R's फादर इज द ब्रदर ऑफ Q, R का फादर मान लो X है, इज द ब्रदर ऑफ Q, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू अबव, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ। अब Q इज रिलेटेड टू P, इसमें ना तुम्हें जेंडर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मदर फादर से जेंडर होता है। अब ना हमें P का जेंडर इसमें बता रखा, ना Q का जेंडर बता रखा इन दोनों स्टेटमेंट में, तो क्या होगा कि क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखो, ये बड़े छोटे वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, इन सबको अलग अलग कर दो कि जैसे A इज लेस देन B, फिर B इज ग्रेटर देन C, है ना, अलग अलग कर दो। मतलब जैसे ये दे रखे ना, इनको यूं कर दो नीचे, ऐसे करके बहुत आसानी से हो जाते हैं। फिर C इज लेस देन D, फिर D इज ग्रेटर देन E, फिर F इज ग्रेटर देन F इज लेस देन E, तो यहीं पे डाल दो, कंटिन्यूअस है तो फिर G, ठीक है, कंटिन्यूअस है तो यहीं डाल दो। अब ये देखो, इसमें बोल रहा है B इज ऑलवेज ग्रेटर देन E, B इज ग्रेटर देन C, यस, B इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, यस। फिर B कहाँ आ रहा है, C किससे रिलेटेड है, D से रिलेटेड है, C किससे रिलेटेड है, D से रिलेटेड है। तो हमें ये नहीं पता लग रहा कि B वेदर जो है वो D से बड़ा है या छोटा है, तो हम ये पता नहीं लगा पा रहे हम यहाँ पर। तो इट्स ऑलवेज ग्रेटर, तो ये कंसिस्टेंट स्टेटमेंट है, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है एक तरीके से, बिकॉज वी कैन नॉट डेफिनेटली कंक्लूड। फिर P ग्रेटर देन Q, Q इज इक्वल टू R, फिर R इज ग्रेटर देन S, तो ये मतलब सीक्वेंस है, यहाँ तक तो बराबर लगा लो आप कि P ग्रेटर देन Q इक्वल टू R ग्रेटर देन S इक्वल टू T। अब यहाँ से उल्टा हो गया, यहाँ से उल्टा हो गया, तो T ग्रेटर देन U इक्वल टू V, V बड़ा है W से, देन S इज ऑलवेज लेस देन V, S इक्वल टू T है, तो S T के बराबर है, T भी बराबर U से हो सकता है और U भी बराबर V से हो सकता है, तो S और T V तो बिल्कुल बराबर से भी हो सकते हैं बिल्कुल, तो ये कह रहा है ऑलवेज लेस देन V, तो ये तो गलत हो गया, तो दोनों गलत है यहाँ पे D। ऐसे ही ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए हैं। अब ऐसे ना आपको 15 से 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो कि बहुत आसान होते हैं, जिसमें आपको एडिशनल बहुत डिफिकल्ट लॉजिक नहीं लग रहा है, और वो आप शुरू के 10 मिनट में कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा, आप आसानी से अपना जो है CSET वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें, जिसमें 1 घंटा पूरा लगाएं। 1 घंटा लगाएंगे, पहले सोशल इश्यूज़, इकोनॉमिक, पब्लिक पॉलिसी के जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो करें, साइंस एंड टेक करें, हिस्टोरिकल के करें, लास्ट में आए एब्स्ट्रैक्ट मोरालिटी एथिक्स, जो कि डिफ़िकल्ट से होते हैं, कुछ आर्ट एंड कल्चर टाइप के आ जाते हैं, है ना, और उसके इंग्लिश लिटरेचर वगैरह के आ जाते हैं, वो आप बाद में करें क्योंकि वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं अलग से बनाऊंगा। कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको कॉमन सेंस बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन करना है, कोई रूल इसमें अप्लाई नहीं करने,
कॉमन सेंस बेस करोगे तभी आपके जो हैं ज़्यादातर सही होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक ठीक लगी है तो आप इन कोर्सेज़ को जाके देख सकते हैं। ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन पे। प्रीलिम्स के लिए पूरा कोर्स आपको 4000 का पड़ेगा, मेंस के लिए पूरा कोर्स आपको जो है 7000 का पड़ेगा। दोनों का लगाएंगे तो आपको 10,000 के आसपास दोनों का कोर्स पड़ेगा, ठीक है, प्री एंड मेंस कॉम्बो। सारी तैयारी मेरे प्लेटफॉर्म पे होती है, सारे सॉल्यूशन जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी मैं हैंडल करूँगा। आप मेरे से डायरेक्टली डाउट भी पूछ सकते हैं। हमारे सेशन सारे लाइव रहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।